वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज हमारी डेट हो चुकी है 22 फरवरी से 29 फरवरी, क्योंकि अब हम लोग जो फरवरी महीने के लास्ट के आर्टिकल्स हैं उनको कवर अप कर रहे हैं। देखो, वीकली करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा एक बार वीक का रिवीजन हो जाता है, प्लस बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग जो भी करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हैं वो वीकली करंट अफेयर्स देखना ना भूलें। प्लस जो मैं यहाँ पर प्लेसेस इन न्यूज का पूरा समझाती हूँ, इसमें हर महीने की न्यूज आती है, वो आपकी न्यूज भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम्स के लिए। सो आप लोग ये वाली प्लेसेस इन न्यूज भी पूरी कवर अप करेंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो अब ये पूरा हम फरवरी को खत्म करते हैं। फरवरी हमारा 29 का ही महीना था, तो हम लोगों के पास कम 2 दिन कम थे 31 में। तो अभी करंट अफेयर क्या क्या बनते हैं देख लेते हैं यहाँ पर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए नंबर्स हैं, इस पे आप कॉल करके अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सबसे पहले है भाई 29 फरवरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट विज्ञान दिवस हमारा उस दिन मनाया जाता है। विज्ञान दिवस के बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं। हमारा विज्ञान दिवस जो है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी करी थी। असल में जो है ये जो पूरा सीवी रमन है, आप उनको जानते ही होंगे। इन्होंने लाइट स्कैटरिंग रिसर्च इफेक्ट 1928, जो ब्लू कलर होता है ओशन का, वो ब्लू क्यों होता है, और ये सब फैक्चुअल की इंफॉर्मेशन जो है इसे रमन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इन सब चीजों की डिस्कवरी जो है वो करी थी, तभी इसलिए उस दिन इस चीज को मनाया जाता है। 1986 से जो है सरकार ने ये स्टेप लिया है। हाँ, अगर मैं बात करूँ स्पेस डे तो वो अलग है। साइंस और स्पेस डे में कंफ्यूज मत हो जाना, साइंस डे अलग है, स्पेस डे अलग है। स्पेस डे कब मनाते हैं वो तो देखो सबको ही पता है, और ये तो बहुत ही अ, हमारे इंडिया के लिए बहुत गौरव का दिवस था उस दिन, तो वो तो आप लोगों को याद ही होगा। ठीक है, मैं भी क्या ही पूछूं आपसे, आपको पता ही है वो तो। और उनको इसी चीज के लिए 1930 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी मिला है। ठीक है भाई, याद है ना ये सारी बातें। रमन इफेक्ट आपको पता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब उससे एक लिक्विड पास होता है तो लाइट कैसे स्कैटर होती है, अपनी वेवलेंथ चेंज करती है। ठीक है, डिफरेंट कलर्स में हो जाती है। यही उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी पब्लिश करते हुए इस पूरे को समझाया था। और आज के टाइम पे इसके बहुत सारे यूजेस है, आर्ट एंड कल्चर में, ड्रग्स में बनाने में, मतलब ड्रग्स इन द सेंस कि वो जो मेडिसिन बनाते हैं उसके, तो ये सब चीजों में काफी बड़ा योगदान और यूज किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट डे जो था वो ये वाला था। बाकी डिफेंस की भी एक बढ़िया सी न्यूज है हमारे पास, धर्मा गार्जियर एक्सरसाइज जो अभी रिसेंटली कंडक्ट की गई है। ठीक है, तो ये धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, किसके बीच में, इंडिया और जापान के बीच में। वेन्यू कहाँ पर है, अगेन महाजन राजस्थान में किया गया है। महाजन के रीजन में किया गया है, मतलब इंडिया की तरफ से इंडियन आर्मी गई थी और जापान की तरफ से जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स यहाँ पे पहुंचे थे। और ये हर साल होती है, मतलब एक बार इंडिया में होगी, एक बार जापान में होगी, तो अगली बार जापान में हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा नहीं कि केवल ये एक्सरसाइज होती है हमारी, उनके साथ जिमेक्स नेवल एक्सरसाइज है, मालाबार भी नेवल एक्सरसाइज है, वीर गार्जियन करते हैं हम लोग उनके साथ, एक शिन्यू मैत्री, वीर गार्जन और शिन्यू मैत्री दोनों एयरफोर्स की है, और धर्मा गार्जन कौन सी है, आर्मी की। तो 5 हो गई, 2 नेवल हैं, 2 एयरफोर्स है, एक आर्मी की। ठीक है, याद हो जाएगा। तो ये भी हम लोग उनके साथ परफॉर्म करते हैं। बाकी ये मेन में इंपॉर्टेंट याद रखना, ताकि मिलिट्री कोऑपरेशन दोनों के बीच में इंक्रीज हो। इंडिया जापान के रिलेशन वैसे भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो ही रहे हैं, डिग्रेड नहीं हो रहे, अच्छे खासे रिलेशन बढ़ रहे हैं। और उम्मीद यही है कि आगे आने वाले समय में ये रिलेशन और ज्यादा इंक्रीज ही होंगे। ठीक है, तो 2018 से ये एक्सरसाइज चलती आ रही है, इस एक्सरसाइज का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो। वैसे एक और बात आपको बता दूं, जो ये महाजन है ना एरिया राजस्थान का, यहाँ पर केवल अभी ये नहीं और भी एक्सरसाइजेस की गई हैं। कोई आप में से बता सकता है कि वो एक्सरसाइज अभी रिसेंटली कहाँ पे हुई है, मतलब कौन सी एक्सरसाइज हुई है जो महाजन राजस्थान में हुई है। जनवरी में हुई थी, मैंने वैसे करंट अफेयर्स में कवर कराया था। हिंट दे देती हूँ,
वो एक्सरसाइज हम लोग यूएई के साथ करते हैं। तो कौन सी है, नेम ऑफ दैट एक्सरसाइज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज हम करते हैं उनके साथ। ठीक है, चलो बढ़ो भाई आगे। तो दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई, अगली तो ये तो बहुत ही जरूरी है। बेल्जियम अभी क्या बना है, पहला यूरोपियन कंट्री, पहला यूरोपियन जो उसने जेनोसाइड जैसा एक और इकोसाइड यहाँ पे इंटरनेशनल क्राइम घोषित कर दिया है। जैसे होता है ना जेनोसाइड, किसी को मार देना, मास किलिंग करना, ऐसे ही इकोसाइड भी नाम रख दिया गया है, जिसका ये अर्थ होता है कि मास लेवल पर जो है एनवायरमेंट को किल करना, उसे कहते हैं अनलॉफुल तरीके से, गलत तरीके से, ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते पूरे के पूरे एनवायरमेंट को तबाह कर देना, उसे कहते हैं इकोसाइड। ठीक है, एनवायरमेंट के लिए। तो स्टॉप इकोसाइड वहां पे चला था, जिसे आप रीड कर सकते हो। गैर कानूनी अनियंत्रित कार्य जो कि मतलब ऐसा पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, उनको हम क्या कहते हैं, इकोसाइड। तो ये इकोसाइड अभी रिसेंटली जो है बेल्जियम ने इसको एक कानून जो है ऐसा बोल दिया कि भाई ये एक इंटरनेशनल क्राइम के रूप में बन गया है। अच्छी बात है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई खराबी नहीं है। इंडिया ने अभी तक इस चीज को घोषित नहीं किया है, तो मैं आपको ये भी बता दूं, आपको लगे कि इंडिया ने ऐसा घोषित करा है कि नहीं, इंडिया ने इस चीज को अभी तक भी घोषित इकोसाइड के रूप में घोषित नहीं किया है। समझ गए भाई, बात समझ में आ गई कि क्या कॉन्सेप्ट क्या है। आई थिंक ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी थी डाउन टू अर्थ के नाम से, उन्होंने वहां पे इसके बारे में बताया था। ठीक है भाई, तो ये जो टर्म है पता है कब निकल के आई थी, ये इकोसाइड टर्म वियतनाम के वॉर जो चल रहा था वियतनाम में, उस समय ये टर्म बहुत ज्यादा निकल के आई थी। उसके बाद से काफी बार ये न्यूज में रहा है। यूक्रेन में जब आया था, रशिया ने जो अटैक किया उसमें, इंडोनेशिया में हुआ, अमेजोन के जो रेन फॉरेस्ट है ब्राजील में, उनका जब प्रॉब्लम्स हो रही थी उसके लिए भी, तो काफी बार ये टर्म जो है वो निकल के आई है। इस टर्म को देने वाले व्यक्ति का नाम अपने नोट्स में लिखेंगे भाई, ओलोफ पाल्मे। तो आपके एनवायरनमेंट में सीधा पूछा जाएगा द टर्म इकोसाइड वाज गिवन बाय। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, ओलोफ पाल्मे। ठीक है, बेल्जियम की लोकेशन आपको पता है, बेल्जियम की कैपिटल क्या है, बेल्जियम की लोकेशन आपको पता है यूरोप में है, इसकी कैपिटल क्या है भाई, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स ये नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग से अपना बॉर्डर शेयर करता है। पॉपुलेशन में ज्यादातर यहाँ पे फ्रेंच और फ्लेमिश कम्युनिटी के लोग हैं, वो रहते हैं। और ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, नेटो का भी मेंबर है। ठीक है, ये दो ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हुआ भाई, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, चलो बढ़िया है, क्लियर हो गया। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले आर्टिकल की तरफ, वो है अफ्रीकन यूनियन का अभी समिट हुआ है। अफ्रीकन यूनियन ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है, अफ्रीका की जो पूरी कॉन्टिनेंट है, उनकी पूरी एक ग्रुपिंग है ना। इसमें कितनी कंट्रीज हैं टोटल, 55। इनकी 55 कंट्रियों का एक समिट हुआ है, कहाँ पर, एडिस अबाबा इथोपिया में। कहाँ पे, एडिस अबाबा इथोपिया। तो वहां पर अफ्रीकन यूनियन आपने सुना था ना, G20 में भी, इंडिया में जब G20 हुआ था तो ये मेंबर बन गया है साथ में, है ना, सुना ही होगा, ये तो बड़ी बड़ी ज्यादा खबर रही है न्यूज में। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है पढ़ के जाना अफ्रीकन यूनियन को, तो बस ये आप ये पढ़ लीजिए भाई, अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर सबसे बड़ी डिस्कशन किसके ऊपर करी है कि भाई जलवायु और विकास की आवश्यकताओं को कैसे ठीक करने की जरूरत है, मतलब इसमें हम क्या क्या और चीजें ऐड कर सकते हैं। तो वो टॉपिक्स पे इन्होंने अपने एरिया में पूरा डिस्कशन करा है अफ्रीकन यूनियन ने, और इन्होंने कोशिश करी कि हम ऐसा सब करेंगे। तो ठीक है, इन्होंने एक और पॉइंट लिया इन्होंने, मैं बताती हूँ इन्होंने क्या क्या इस पर डिस्कशन करे। आप इसको पहले तो अफ्रीकन यूनियन के बारे में पढ़ते हैं। अफ्रीकन यूनियन जो है वो अफ्रीका की कंट्रीज की, असल में डरबन में बनी थी साउथ अफ्रीका में, जिसमें अभी तक 55 नेशंस आ चुके हैं, जिसका काम है कि भाई कॉन्टिनेंट का जो है काफी ज्यादा बड़ा एरिया इंक्रीज करना, इंक्रीज एरिया मतलब यहाँ पर थोड़ा सा बेटर करना है इसको। ठीक है, अपने पूरे इसको। अब इन्होंने यहाँ पर एक और चीज करी है, इन्होंने यहाँ पर इस बार के समिट में क्या क्या किया है वो मैं बता देती हूँ आपको। देखो, सबसे पहले तो उन्होंने ये किया है कि जो डंकी की स्किन का जो ट्रेड होता है, गधों की जो स्किन का व्यापार किया जाता है, उसको तो इन्होंने बैन कर दिया। बहुत बढ़िया चीज है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज करी है। पहले भी इन्होंने इस डिसाइड किया था, पर फाइनल अब करा है जाके, सबने साइन। तो डंकी की स्किन जो है वो इलीगल है बहुत कंट्रीज में, और ये गलत है, क्योंकि डंकी की स्किन से जो कोलाजन निकलता है ना, कोलाजन, कोलाजन पता है ना आपको, एक प्रोटीन होता है, जैसे हमारी ह्यूमंस की स्किन में भी कोलाजन होता है। जब हमारी स्किन में कोलाजन एज के साथ कम होने लगता है, हमारी स्किन बहुत ढीली सी हो जाती है
है ना। अगर आपको अपनी स्किन टाइट रखनी है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, वैसे लड़कियां ज्यादा पसंद करती हैं इन चीजों को, कोलाजन आप पी सकते हो। कोलाजन के सप्लीमेंट्स आते हैं, मतलब लड़के लोग भी कर सकते हैं, मैं कुछ ऐसे नहीं कह रही कि लड़के नहीं, मतलब एक वैसे जेन्युइनली, मतलब एक तरीके से ऐसी ही बात कर रही हूँ कि भाई लड़कियां थोड़ा ज्यादा इन चीजों पे ध्यान देती है, तो सप्लीमेंट्स आते हैं जिससे क्या होता है ना, स्किन काफी टाइट सी रहती है। मैं ये नहीं कह रही ग्लो करती है, नहीं, कोलाजन ना विद टाइम थोड़ा डिग्रेड हो जाता है स्किन से, तो वो वापस से प्रोड्यूस करने के लिए ना आप सप्लीमेंट्स लोगे तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर आपका स्किन का एक फर्म रहेगी स्किन। तो क्या होता है, डंकी की स्किन में भी कोलाजन होता है। तो वो जो कोलाजन होता है ना, वो कहाँ यूज किया जाता है, वो एक मेडिसिन होती है इजायो। इजायो मेडिसिन, जो कि चाइना की एक मेडिसिन है, उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो ये इजायो है, ये मेडिसिन फूड ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी काफी यूज की जाती है। तो ये है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसको रोकने के लिए ये स्टेप यहाँ पे लिया गया है कि डंकी की स्किन को अब हम लोग स्टॉप करने वाले हैं। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले इन्होंने ये बनाया। दूसरा, इन्होंने स्थापना करी है अफ्रीकन क्लब की। अफ्रीका ने अफ्रीकन क्लब की स्थापना करी है। एडिस ओबामा इथोपिया में हुआ था, जहां पे इन्होंने ये चीज हमें डिसाइड करी। इन्होंने बोला कि भाई हम इस तरीके से ये चीज रखने वाले हैं। ठीक है, अफ्रीकन नेशंस का पूरा एक ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर इन्होंने एक बैंक की स्थापना करी है, जिसका नाम रखा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, आयात निर्यात बैंक बनाया है। ठीक है, ताकि इजीली आयात निर्यात के ऊपर ध्यान दिया जा सके। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही चीज करी है इन्होंने। तो मेन ये दो चीजें हैं जो इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट करी है। 55 नेशंस हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, ये नाम आप पढ़ सकते हो। और आप लोग जानते ही हो, ये अफ्रीकन यूनियन आज के समय में अब G20 का मेंबर बन चुका है ना। इंडिया में हुआ था ना अभी G20, तभी तो डिसाइड किया गया कि अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करेंगे हम लोग G20 में। वो G20 में 19 कंट्रीज पहले से ही थी, एक यूरोपियन यूनियन जुड़ गया, अब एक नई अफ्रीकन यूनियन जुड़ गई, तो 21 हो गई है यहाँ पर। हाँ, वैसे नाम इसका G20 ही है, नाम चेंज नहीं किया अभी, तो नाम तो आपको यही पढ़ के जाना है, G20 ही, जो कि इंडिया में अभी हुआ था। ठीक है, तो ये सारी आप लोगों को याद रखनी है इन्फॉर्मेशन, सारे आप लिख सकते हो। ये सारे के सारे फैक्ट्स आप अपने एग्जाम के लिए नोट कर लो, जहां पे भी आप नोटबुक बना रहे हो वहां पे ये भी लिखो। प्लेसेस इन न्यूज वाले जो आर्टिकल्स मैंने जो पब्लिश होंगी वीडियो, उसको भी कवर करो, तो उसी से आपको वहां पर पूरा फायदा मिले। ठीक है भाई, बढ़े आगे। चलो भाई, अगला आर्टिकल देखेंगे। अगला आर्टिकल है अमृत भारत स्टेशन के ऊपर। अभी ऐसा नहीं कि ये स्कीम अभी आई है अमृत भारत स्टेशन, नहीं नहीं, स्कीम तो पुरानी ही चल रही है, पर इस अमृत भारत स्टेशन की नींव अभी स्टार्ट हुई है रखनी। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन का मतलब क्या है, ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें हमारे भारत के जो रेलवे स्टेशन होंगे उनको इम्प्रूव करा जाएगा, जहाँ पे वेटिंग हॉल होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, एस्केलेटर्स होते हैं, वाईफाई होते हैं, इन सबको बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया जाएगा। तो मतलब एक, आप यूं कह लो कि ये हमारे स्टेशंस को बढ़िया बनाया जाएगा। ये रेलवेज ने स्टार्ट करा है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने, साथ में और भी जो है इनिशिएटिव्स मिलकर के इसको स्टार्ट करेंगे 2023 में। तो अभी इस चीज के लिए 553 रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज करना है ना, उसके लिए अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर इसको स्टार्ट करा है। फेब्रवरी 2023 में लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें लॉन्ग टर्म अप्रोच के लिए रखा गया, ताकि हमारे स्टेशन जो हैं, असल में इसमें 1300 स्टेशन रखे जाएंगे जिसको इम्प्रूव करेंगे। अभी ये 553 स्टेशन को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, तो मास्टर प्लान है एक तरीके से, और ये लॉन्च हो चुका है। काफी सारे स्टेशन हैं। मैं अगर अब आपको, मेरे जैसे काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे बिहार और यूपी के हैं, तो मैं स्पेशली अगर अभी यूपी के स्टेशन की ही बात करूँ कि यूपी में कौन से स्टेशन को यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए रखा गया है, तो वो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आइडिया दे दूं। तो वो है आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, अकबरपुर जंक्शन, अमेठी, अमरोहा, अयोध्या, आजमगढ़, बाबरपुर, और बादशाह नगर, बादशाहपुर, बरेली, बलिया, कोटेश्वर, बुलंदशहर, ये सारे काफी सारे हैं। फरुखाबाद, फतेहाबाद, फतेहपुर, फतेहपुर सिकरी, फिरोजाबाद है, गोरखपुर है इसमें, गोविंदपुरी है, ठीक है, जौनपुर है, तो 149 है। इसमें लखनऊ भी आता है, ठीक है, इसमें कानपुर भी आता है, इसमें कानपुर सेंट्रल भी है, और इसमें वो क्या है, सिद्धार्थनगर, हाँ सिद्धार्थनगर है, उन्नाव है, वाराणसी है, लक्ष्मीबाई, व्यासनगर, जाफराबाद, श्री कृष्णा नगर, सीतापुर, सहारनपुर, रामपुर, राजा की मंडी, तो प्रयागराज, प्रतापगढ़, फूलपुर, पांकी डैम, निहालगढ़, मुरादाबाद, मेरठ सिटी।
तो ये सबको है, आप एक बार अपनी अपने अपने शहरों की देख सकते हैं कि भाई है या नहीं, क्योंकि अब देखो यार, मैं 149 149 नाम तो नहीं ले सकती क्लास में, है ना, बड़ा ज्यादा हो जाएगा, गले पे प्रेशर। तो मैं आपको बस मेन मेन कुछ कुछ बता दिए, जो मुझे दिमाग में एकदम से याद आए वो मैंने आपको नाम बता दिए। बाकी आप देखना चाहेंगे आपकी आपकी एरिया का स्टेशन इसमें इंक्लूडेड है या नहीं, वो आप एक बार गूगल पे इसको जरूर देखिएगा कि यूपी में कौन से स्पेसिफिक है। ठीक है, मैंने यूपी का इसलिए बताया बिकॉज मेरे जो ये वीडियो के मैक्सिमम ऑडियंस है वो यूपी से बिलोंग करती है, पर कुछ बिहार के भी है, तो बिहार वाले बच्चों से भी यही मैं कहूंगी कि बिहार वाले स्टूडेंट्स भी एक बार अपने यूट्यूब उस पे, यूट्यूब या फिर गूगल पे डाल के इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये वाली स्टे आपको क्लियर हो गई पूरी इंफॉर्मेशन, बढ़ते हैं आगे। ये है भारत टैक्स। ये टैक्स का मतलब वो टैक्स नहीं है, ये टैक्स है। तो भारत टैक्स करके ये एक अलग इनिशिएटिव है, ये एक अलग चीज स्टार्ट की गई है। ये इंडिया को टेक्सटाइल्स में, टैक्स का मतलब है टेक्सटाइल्स, तो ये एक बेटर बनाने के लिए नई दिल्ली में ही 29 फरवरी को पूरा खत्म हुआ है। ठीक है, 26 फरवरी को होना था, 29 फरवरी तक रहा है, जिसमें हम लोग 5 F को, फार्म से फॉरेन, वाया फैब्रिक, फैब्रिक फैशन, 5 F का इस्तेमाल किया गया। फार्म से पहले आके फाइबर बनेगा, फाइबर से फैब्रिक, फैशन के हिसाब से उसको फॉरेन में भी सेल आउट किया जाएगा। उस हिसाब से, इस पूरी मिशन के हिसाब से, ये भारत टेक्स 2024, जो कि भारत मंडपम याद है आप लोगों को, जो कि G20 के लिए काफी फेमस हुआ था। तो ये एक एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है भारत को टेक्सटाइल में बढ़ाने के लिए। वहां पर उन्होंने इसका भी नाम लिया था, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हमारी भारत की जो अपनी कॉटन है, हमारा खुद का कॉटन का ब्रांड कौन सा है, कस्तूरी कॉटन, इसका भी नाम लिया था, कस्तूरी कॉटन। इन्होंने हमारे जो है पूरा ये बोला है कि हम लोग 2030 तक आते आते टेक्सटाइल के मामले में $100 बिलियन का एक्सपोर्ट या फिर चेन एक तैयार करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो विकसित भारत है ना हमारा जो पूरा, उसको हम लोग और बढ़ाएंगे, और कस्तूरी कॉटन जो भारत का खुद का कॉटन का ब्रांड है, वो हमारी ब्रांड वैल्यू बढ़ाएगा इस पूरे में। ठीक है, खादी भी है एक स्ट्रॉन्गर मीडियम, खादी के साथ साथ इन सभी को जो है स्टार्ट किया जाएगा। और ये पूरा करता कौन है, ये पूरा सब कुछ किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने, क्योंकि उन्हीं के अंडर आता है ना पूरा, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इस पूरे को स्थापित करके ये सारी नई नई चीजों को यहाँ पर किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, फिर आता है भाई रायसीना डायलॉग। अभी मैं पहले थोड़ा सा रायसीना डायलॉग के बारे में बता दूं। रायसीना डायलॉग असल में क्या है, पहले चलता था शंग्री ला डायलॉग सिंगापुर में, उसी की तर्ज पे इंडिया ने भी रायसीना डायलॉग को स्टार्ट कर दिया। और अभी से नहीं, क्या बहुत साल हो गए, 9th नंबर का इसका एडिशन अभी स्टार्ट हुआ है और दिल्ली में खत्म हो गया। ठीक है, हेड कौन करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री। चीफ गेस्ट किसको बुलाया है, ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर मिटकोसिस को। ठीक है, ये पूरा चला था, पूरा का पूरा चला, और ये ओवर भी हो चुका है। तो रायसीना डायलॉग में क्या डायलॉग होगा, डायलॉग का मतलब क्या होता है, 1 to 1 कॉन्वर्सेशन करेंगे, जैसे शंग्रीला था उसी हिसाब से, क्योंकि शंग्रीला में हमारे प्रधानमंत्री जा चुके हैं, उन्होंने इसी हिसाब से यहाँ पर बुला दिया, जिसमें चीफ गेस्ट एक होता है, लेकिन कंट्रीज के पार्टिसिपेंट्स और भी आते हैं। 115 कंट्रीज से लोग आते हैं, 2500 से भी ज्यादा लोग आते हैं, जो कि डिस्कशंस करते हैं यहाँ पर किसी ना किसी चीज पर। इसमें पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग, बिजनेस के, मीडिया के, सिविल सोसाइटी के बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, और पूरा स्टार्ट किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये एक इंपॉर्टेंट रायसीना डायलॉग के बारे में पता होना चाहिए। और इस बार ये इंपॉर्टेंट है कि इस बार 8 नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, इसे कहते हैं NB8, 1992 में बना था नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज के नाम से, जिसमें इन्होंने इस बार पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे मैम ये नॉर्डिक बाल्टिक कंट्री क्या होता है, हमको भी बताओ। तो बिल्कुल आपको बताया जाएगा। नॉर्डिक बाल्टिक 8 कंट्रीज का ग्रुप है। नॉर्डिक बाल्टिक का मतलब है वो रीजन जो नॉर्डिक और बाल्टिक नेशंस को मिला के बनाया गया। अब आपको पता है कि बाल्टिक नेशंस कौन से हैं, वो आप जानते हैं, लाटविया, लिथुएनिया और एस्टोनिया। और आप ये भी जानते हैं नॉर्डिक कंट्रीज में डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और कौन सा आता है, नॉर्वे।
तो इन सब 8 कंट्रीज का, नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज का 8 ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, ये 8 कंट्रीज मिलती हैं एक साथ। ठीक है, ये आठों के आठों कंट्री इस बार के जो ये है ना रायसीना डायलॉग उसमें आई है। तो ये इस बार काफी बड़ी न्यूज थी, इसलिए हमें पता होना चाहिए। समझ गया भाई? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। और इस बार रायसीना डायलॉग में क्या बोला गया? इस बार रायसीना डायलॉग में ये बोला गया कि हम लोग जो है चतुरंग करके चीज पे ध्यान देंगे। हमारा 4 मेन फोकस है: कॉन्फ्लिक्ट को रोकना, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट और क्रिएट। इन 4 पे फोकस करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल यही डायलॉग्स होते हैं, वर्ल्ड में और भी होते हैं। जैसे मैंने एक बताया ना, शंग्रीला, शंग्रीला भी होता है सिंगापुर में। ठीक है, ओस्लो नॉर्वे में होता है, जो कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर होता है। और तीसरा म्यूनिच, ये भी यहाँ पर इस इंटरनेशनल पॉलिसीज को डिस्कस करने के लिए रखा जाता है। तो इस तरीके से है। अच्छा, ये करता कौन है इंडिया में? इंडिया में इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? ये भी तो बड़ी इंफॉर्मेशन है कि इंडिया में इसको ऑर्गेनाइज कराने की जो एक तरीके से पावर है वो किसके पास में है? तो देखो भाई, नई दिल्ली में एक थिंक टैंक है। जैसे हम नीति आयोग को थिंक टैंक कहते हैं ना, एक ऐसा थिंक टैंक है जिसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ये बनाता है इसको। ये ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली में, ये मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता में भी इनके रीजनल सेंटर्स बने हुए हैं। तो इस तरीके से ये एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से ऐसे काम करती है। क्लियर हुआ भाई? ठीक है भाई, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद करनी है। इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, कंप्लीटली लिख लेना ये सारी चीजें, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, पूरी जान लगा के अपनी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। और कैसी लग रही है आपको वीडियो, वो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। जैसा आपको लग रहा है, आपको अगर आपको इस वीडियो से सीखने को मिल रहा है, तो मेरा आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। आपका कुछ नहीं लगेगा, आपने सिर्फ एक कमेंट करना है और कुछ नहीं, कि आपको वीडियो समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट आर्टिकल भी देख लेते हैं। वो है, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, एक बहुत ही फेमस राइटर है, डिप्लोमेट है, शशि थरूर। उनको फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, सिविलियन ऑनर अभी दिया गया है, जिसका नाम है शावलियर डी डी लीजन डियोन, जिसे लीजन ऑफ द ऑनर के नाम से, जिसे ये तो फ्रेंच लैंग्वेज हो गई। इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या है? नाइट ऑफ द लीजन ऑनर दिया गया है, जो कि नेपोलियन ने स्टार्ट किया था। ठीक है, नेपोलियन से शुरुआत करते करते ये चीज आगे हुई है। 1802 में नेपोलियन बोनापार्टे द्वारा शुरू किया गया था। तो इस बार का ये अवार्ड, वैसे हमारे प्रधानमंत्री को भी ये अवार्ड मिल चुका है। अभी जो फ्रांस का ये हाईएस्ट अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड, ये इस बार दिया गया है। ठीक है, कब शुरू हुआ, किसने दिया, याद रखिएगा। शशि थरूर को ये अवार्ड मिला है। तो हमसे थोड़ा बहुत उनके बारे में पता होना चाहिए। किसको मिला है इतना तो पता ही होना चाहिए, है ना? एग्जाम में सीधा सीधा बन सकता है कि किसको अवार्ड मिला है, ये वाला नाम पूछा जा सकता है पर्सन का। ठीक है, ये पर्सन कौन है? ये पर्सन जो है आप इनके बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो ये अवार्ड का नाम, इसको लास्ट ईयर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर अवार्ड दिया गया था। तो ये आप सब लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है भाई, ये थी हमारी इंपॉर्टेंट सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आज की, सारे करंट अफेयर्स। कैसा लगा वीडियो बताइएगा। ये पूरा आपका फेब्रुअरी खत्म हो गया, अगली वीडियो अब मार्च की आएगी। मार्च के करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे इसी तरीके से। ठीक है भाई, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी पढ़ाई ऐसे ही जारी रखिए, कंप्लीट करते रहिए सारे फैक्ट्स को, कुछ भी मत छोड़िए। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।